हेलो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो एक देश के लिए जहाँ भी संविधान है वहाँ प्रस्तावना रखना एकमात्र परंपरा है, अनिवार्यता नहीं। क्योंकि उस प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का एक परिचय तथा सार होता है। तो जो संविधान का जो संपूर्ण निष्कर्ष है वो इसके अंतर्गत दिया हुआ होता है कि हमें जो हम व्यवस्था हमारे लिए बना रहे हैं वो किस प्रकार की होगी, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे शासन का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा, और जो उस देश के जो नागरिक हैं उनको किस प्रकार का न्याय प्राप्त होगा या वहाँ किस प्रकार की समानता और जो स्वतंत्रता है वो निहित होगी या उनको प्राप्त होगी, और किस प्रकार के अधिकार उन लोगों को प्राप्त होंगे, और जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से अपना जो उनकी कार्यशैली है वो उस शासन स्वरूप के अनुसार चलाएगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो संविधान है उसका एक निष्कर्ष मात्र होता है संविधान की प्रस्तावना। तो दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ संविधान है या लिखित संविधान है वहाँ प्रस्तावना उनमें अवश्य रूप से देखने को मिलती है। तो जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत जो संविधान में जितने भी विविध उपबंध होते हैं उन सभी उपबंधों का एक दर्शन स्वरूप या दर्शन जो होता है होल संविधान का वो इस प्रस्तावना में समाहित होता है। जैसा कि भारतीय संविधान के बारे में जो प्रसिद्ध सिद्धांतकार हैं, व्याख्याकार हैं संविधान के डी बसु, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक संविधान अपना एक दर्शन रखता है। तो भारत का जो संविधान है इसका कोई अपवाद नहीं है। तो भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने सभी को पता है कि 150 वर्ष की गुलामी के बाद हमने अंग्रेज़ों से किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त की, और उस स्वतंत्रता प्राप्त करके हमने हमारे लिए जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने किस प्रकार से एक भव्य संविधान का निर्माण हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए किया। तो उसमें उन्होंने वो सारी बातें डाली है एक आदर्श के रूप में, अभिलाषाओं के रूप में, जिससे कि हमें आज़ादी से पहले की जो अवस्थाएं थी वैसी अवस्थाएं वापस से यहाँ स्थापित नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने एक सशक्त संविधान का निर्माण हमारे लिए किया। तो इस प्रकार से उस सशक्त संविधान के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को और उसके तत्वों को समझने के लिए हमने हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी व्यवस्था की। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रस्तावना रखना एक परंपरा मात्र है, अनिवार्यता नहीं। क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। इस प्रकार ही जो अलिखित संविधान होते हैं जैसे यूके का, तो वहाँ भी कोई प्रस्तावना नहीं है। तो इस प्रकार से प्रथम जो लिखित संविधान जो कि अमेरिका के संविधान को माना जाता है वहाँ प्रस्तावना है, और उसी प्रस्तावना पर आधारित हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। और जैसा प्रस्तावना जो परिचय या सार होती है तो उसी आधार पे जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने जो बेरूबाड़ी मामला 1960 है उसमें एक निष्कर्ष के रूप में ये कहा भी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को या संविधान निर्माता के जो आशय है उसको स्पष्ट करने वाली एक कुंजी मात्र है। और यहाँ इन्होंने यही कहा था साथ में कि इस दृष्टि से जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ये बाद की बातें हैं, जब हम आगे निष्कर्ष विश्लेषण इसका करेंगे। तो एक साधारण अर्थों में जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय तथा सार होती है। यदि हम इसकी प्रकृति के बारे में देखें तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसको विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसके ऊपर कोई तात्विक सत्ता प्राप्त नहीं है। अर्थात इस आधार पे हम कभी न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते या
इस आधार पे हम इन पे कोई आक्षेप नहीं लगा सकते कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारी प्रस्तावना में दी गई है, उसके अनुसार जो नागरिक हैं उनके कार्य या उनको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ जो प्रस्तावना है उसमें कानूनी क्रियान्वयन का अभाव है। तो एक इस प्रकार से ये संविधान का नॉन ऑपरेटिव या असंक्रियात्मक भाग माना गया है। इसके आधार पे हम यहाँ सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वहाँ किसी प्रकार की न्याय की गुहार नहीं लगा सकते कि प्रस्तावना में इस प्रकार से दिया हुआ है और हमें उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। तो इसी दृष्टि से जो बेरूबाड़ी मामला है उसमें इस आशय को स्पष्ट किया गया कि जो संविधान निर्माता है उनके आशय को ये मात्र एक समझने की दृष्टि से एक कुंजी मात्र है। तो इस प्रकार से जो इसकी प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि सरकार के तीनों अंगों द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शासन के तीनों अंगों पर किसी भी प्रकार का कोई शक्तिनुमा अंकुश नहीं लगा सकती। लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका या प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के जो कुछ उपबंध हैं जिनमें अस्पष्टता है उसको दूर करने में यह बड़ी सहायक होती है। तो जहाँ भी अस्पष्टता है, जैसे पंथ निरपेक्षता शब्द यहाँ दिया गया है, जैसे ये संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय और जो स्वतंत्रता हैं विचार विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा अवसर की समानता तथा सब व्यक्ति में गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, और यहाँ इसी में ही इसको अधिनियमित करने की जो तारीख है वो भी इसके अंतर्गत दी गई है। किसने इसका निर्माण किया है वो भी उस आशय को इसमें बताया गया है। तो यहाँ जो कुछ जो अस्पष्टताएं होती हैं उन अस्पष्टताओं को दूर करने में यह प्रस्तावना सहायक होती है। तो जैसे हम देखें कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने ही किया। ये बात इसमें दी गई है प्रस्तावना में, क्योंकि भारत में जो संप्रभुता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इससे यह आशय है कि जो संप्रभुता है वो भारतीय लोगों में ही निहित है। तो इस प्रकार की जो अस्पष्टताएं हैं उसको हम प्रस्तावना के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना है वो एक संविधान का एक अलंकारिक या सजावटी भाग माना गया है। तो अभी तक हमने इसका अर्थ समझा कि भाई प्रस्तावना का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अब इसके उद्देश्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान ने अपनी सत्ता व शक्ति लोगों से ग्रहण की है, अर्थात तात्विक रूप से देश की जो संप्रभुता है वो लोगों में ही निहित होती है। इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। तो अब हम इसका दोबारा से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि जो उद्देश्य हैं या जो उस प्रस्तावना के मूल जो तत्व हैं उसके अंतर्गत कि संविधान ने अपनी सत्ता व शक्ति लोगों से ग्रहण की है। जैसे पहली लाइन है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो यहाँ संप्रभुता जो शब्द है उसका आशय यह है कि आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति या पालन करवाने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसी व्यक्ति या संस्था में निहित है, तो वो अपने आप में क्या है, संप्रभुत्व संपन्न है, यानी संप्रभुता उसमें निहित मानी गई है। तो इस दृष्टि से एक राजनीतिक जो संप्रभुता है उस दृष्टि से जो संप्रभुता है वो वहाँ के नागरिकों में निहित होती है, क्योंकि जो मताधिकार का जो अधिकार है वो किसी देश के नागरिकों को मिलता है, तो इसका मतलब संप्रभुता का जो राजनीतिक जो संप्रभुता है वो उनमें निहित मानी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे प्रति 5 वर्ष के बाद जो आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों में जो भी जनादेश जनता द्वारा दिया जाता है किसी भी दल को, तो वो दल सत्ता में बहुमत के आधार पर चुना जाता है। लेकिन उनको चुनने का जो अधिकार है, यानी
वो शासन व्यवस्था को चलाएंगे, इस बात का जो डिसीजन है वो करेंगे वहाँ के नागरिक। तो इस दृष्टि से देश की जो संप्रभुता है वो लोगों में निहित मानी गई है। दूसरा, प्रस्तावना में देश के लोगों का विश्वास और जो अभिलाषा है वो अंतर्निहित होती है, क्योंकि ये बताती है कि लोग अपने लिए किस प्रकार की जो आज़ादी है उसका इरादा रखते हैं। जैसे हमारी जो प्रस्तावना है इसमें दिया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और जो उपासना की जो स्वतंत्रता है वो सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। तो जो विश्वास और जो अभिलाषाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता, अखंडता, ये सब यहाँ सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। इस बात का उद्देश्य प्रस्तावना में निहित किया गया है। अंतिम रूप में जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें अधिनियमित होने की तिथि दी गई है, अर्थात 26 नवंबर 1949 को यह अधिनियमित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तो ये उद्देश्य है कि हमने संविधान का निर्माण कर लिया, इस दिन हमने संविधान का निर्माण कर लिया और इस दिन हम इस संविधान को लागू मानेंगे। तो ये हुए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य और तत्व। अब एक बड़ा विरोधाभास भरा सवाल उठता है कि क्या संविधान, भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत प्रस्तावना उसका भाग है या नहीं। तो शुरुआती जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी न्यायपालिका के समक्ष उठा तो वहाँ यह माना गया, जैसा कि बेरुवाड़ी वाद 1960, उसमें ये कहा कि ये केवल निर्माताओं के आशय को समझने की कुंजी मात्र है और इस आधार पर ये एक अलंकारिक भाग है जिसमें असंक्रियात्मक भाग है, जिसमें कानूनी पुट शामिल नहीं है। तो इस दृष्टि से यह संविधान का भाग नहीं है। और यहीं से ये एक नया विवाद छिड़ गया कि यदि हम प्रस्तावना को संविधान से निकाल भी दें तब भी संविधान निरंतर रूप से अपना कार्य करता रहेगा। तो इस दृष्टि से संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो आधुनिक मत है वो ये कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। जैसा 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को रद्द करते हुए, अर्थात बेरुवाड़ी में जो निष्कर्ष दिया गया उसको रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसी फैसले के आधार पर उन जो 42वां जो संविधान संशोधन है उससे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें नए जोड़े गए। तो यहाँ से जिस विवाद का जो मामला उठ रहा था काफ़ी दिनों से वो यहाँ आकर शांत हुआ और ये एक नई नज़ीर पेश की गई कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग, अभिन्न अंग है। तो ये हो गई प्रस्तावना की एक पूरी कहानी जिसमें कि हमने इसका अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, तत्व और संविधान का जो प्रस्तावना है उसका वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। अब यदि इसके दर्शन और उसके ऊपर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान के जो आदर्श और जो अभिलाषाएं हैं उसके अंतर्गत जो आदर्श हैं जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य, और जो अभिलाषाएं हैं वो हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता और अखंडता। तो अभिलाषाएं तो वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश में रहते हैं और आदर्श वे मार्ग होते हैं जिनके द्वारा इन अभिलाषाओं को हासिल किया जा सकता है। तो पहला जो आदर्श है वो ये है कि संप्रभुता, अर्थात ये राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, ये आपको पता ही है। अर्थात राज्य की वह सर्वोच्च एवं निरपेक्ष कानूनी निर्मात्री सत्ता जिसके राज्य के पास जो संप्रभुता होती है यानी आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति वो किसके पास है, वो अपने आप में संप्रभु होता है। और कानून के रूप में जो सर्वोच्च दस्तावेज है या सर्वोच्च है वो क्या है, हमारा भारतीय संविधान। तो अपने आप में भारतीय संविधान क्या है, एक संप्रभुत्व संपन्न है।
दूसरा यहाँ समाजवाद है, तो समाजवाद का सामान्य अर्थ है कि उत्पादन के जो प्रमुख साधन हैं उन पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। तो इसी आदर्श को और व्याख्यायित करने के लिए हमने जो 42वां जो संशोधन है उसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा, और उसी के अनुरूप जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें भी हमने संशोधन किए, और ये बात एक नए अर्थ रूप में प्रस्तुत की कि देश के जो संसाधन हैं उनका इसी तरह उपभोग किया जाएगा जिससे कि साझा उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और सबके हितों की कामना हो सके। तो इस दृष्टि से लोक कल्याण की जो भावना है उसको सिद्ध करने के लिए हमने समाजवादी जो व्यवस्था है उसको यहाँ अपनाया और उसको संविधान में उसको एक अनिवार्य अंग के रूप में हमने शामिल किया। अगला जो आदर्श है वो है पंथ निरपेक्षता, जिसे कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पंथ निरपेक्षता मतलब राज्य किसी भी धर्म के प्रति अपना झुकाव नहीं करेगा, वो सभी धर्मों के प्रति क्या रहेगा, तटस्थ, ना तो वो किसी का विरोध करेगा और ना ही किसी का समर्थन करेगा। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी था कि पंथ निरपेक्षता को हम किस प्रकार से यहाँ शामिल करें, क्यों, तो हमने इसके लिए जो धर्म जो शब्द है उसके जो प्राचीन जो हमारी जो संस्कृति है उसमें ये माना गया कि जो धर्म का अर्थ है कर्तव्य की अनुपालना, न कि संस्थागत धर्म। तो एक दृष्टि से यहाँ हमने हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 25 से 28 तक जो नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, वो उसको जो भारतीय प्रस्तावना जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया उसका व्यवहारिक पक्ष समझने के लिए और उसका अर्थ समझने के लिए हमने मूल अधिकारों में 25 से 28 तक व्यवस्था की है कि हमारा जो पंथ निरपेक्षता की जो प्रकृति है भारतीय संविधान में, यदि उसको समझना है तो हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक उसके नेचर को पढ़कर समझना होगा। अगला जो आदर्श है लोकतंत्र। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, अर्थात अधिकाधिक रूप में लोगों की सहभागिता जिसी भी शासन में हो वो लोकतंत्र माना जाएगा। तो भारतीय संविधान में इस बात को बताया गया है कि हमारी जो शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो लोकतंत्र को हमने इसमें शामिल किया और उसी के आधार पर आज जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला आदर्श है यहाँ गणराज्य। तो गणराज्य वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो राष्ट्र जो अध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। तो शुरू में जो हमारी यहाँ व्यवस्था थी, जब संविधान निर्माताओं के सामने भी यह प्रश्न उठ कर के खड़ा हुआ कि एक और हम जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो उनका प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो इस प्रकार का विवाद न हो कि किस प्रकार से उन शक्तियों का वो उपभोग करेंगे। और तो जब हमने उसको शासन का अध्यक्ष बनाया गया है, सेनाओं के तीनों प्रकार हैं उनका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण पद पर हम किसी ऐसे रबर स्टैम्प या आनुवांशिक रूप से किसी व्यक्ति को हम नहीं बैठा सकते। तो इसलिए हमने जो गणराज्य जो शासन का एक रूप है उसको हमने यहाँ शामिल किया कि जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्र जो अध्यक्ष होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि ब्रिटेन की संविधान में जो व्यवस्था है कि आनुवांशिक रूप में जो राजतंत्र शाही के जो व्यक्ति हैं वो अपनी जब जैसे जैसे उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो अपने उस पद पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हमने यहाँ नहीं अपनाया। तो ये वो आदर्श हैं जो कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में समाहित किए गए हैं। अब यदि जो अभिलाषाएं हैं उनमें न्याय है, जो न्याय एक नैतिक अवधारणा है, वैसे आजकल जो वितरणात्मक अवधारणा है उसके रूप में इसको हम लेते हैं, लेकिन न्याय वाकई में एक बहुआयामी अवधारणा है। तो इसका व्यवहारिक रूप समझने के लिए और उस पर बल देने के लिए हमने हमारा जो संविधान है उसमें 15 अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 के तहत जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो हमने यहाँ समाहित की है। और
राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो हमने अनुच्छेद 19 और 326 के अंतर्गत उपबंधित की है। भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हमने आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रकार न्याय की संपूर्ण जो अवधारणा है हमने इन उपबंधों के माध्यम से समाहित हमारे संविधान में की है। तो अगली जो अभिलाषा है वो है स्वतंत्रता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थ स्वतंत्रता का ये होता है कि प्रतिबंधों का अभाव जहाँ भी है वो स्वतंत्र माना जाएगा, लेकिन यह एक नकारात्मक माना जाता है। लेकिन सकारात्मक अर्थों में यदि हम देखें तो स्वतंत्रता राज्य के सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु जो उचित वातावरण व अवसर उपलब्ध हो जाए वही स्वतंत्र माना जाएगा। तो इस दृष्टि से इसका व्यवहारिक रूप हमने हमारे संविधान में समाहित किया गया है अनुच्छेद 19 के माध्यम से, जिसमें कि 6 जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो हमने यहाँ समाहित की है। लेकिन ये नहीं कि आपको मौलिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अनुसार दे दी गई है तो आप अपने आप में स्वतंत्रताओं का इस तरह उपभोग करें कि आप दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन करने लगें। तो हमने यहाँ भी एक युक्ति युक्त जो निर्बंधन है या न्यायोचित जो प्रतिबंध है उसके साथ हमने यहाँ 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हमारे नागरिकों को हमारे संविधान में दी गई है। अगला जो अभिलाषा है वो है समानता। तो समानता का जो परंपरागत जो अर्थ होता है अर्थात किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना। तो इसी दृष्टि से जो भारतीय संविधान है उसमें समानता का जो सकारात्मक अर्थ पर जोर दिया गया है, अर्थात राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको अवसर व हैसियत के हिसाब से अवसरों की समानता यहाँ मिलेगी। और इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए हमने अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 इसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। लास्ट में जो बंधुत्व है अभिलाषा, वो आपको सबको पता है, जो फ्रेंच क्रांति का जो नारा है जिसमें भाईचारे की भावना और सहिष्णुता इन सब पर जोर दिया गया है, तो इसको हमने धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ जोड़कर और बंधुत्व की भावना को हमारे संविधान में स्थापित किया है। और इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए जो अनुच्छेद 25 से जो 28 है उसको इसके अंतर्गत समाहित किया है। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और जो आदर्श हैं गणराज्य, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, इन सब की व्यवस्था हमने एक भारतीय संविधान में व्यवहारिक रूप में विभिन्न उपबंधों के माध्यम से की है। और उनका आशय समझने के लिए हमने इन सभी अभिलाषाओं और आदर्श को हमारी प्रस्तावना में भी स्थान दिया है। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि शुरू में ये माना गया कि ये केवल मात्र संविधान का परिचय सार होती है, एक अलंकारिक भाग होती है, लेकिन बाद में जो आधुनिक मत आया उसके अनुसार इसको एक अभिन्न अंग माना गया है और उसी दृष्टि से इसमें भी अब संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है किसी भी संविधान को समझने के लिए, और उसी दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान को समझने के लिए उसका अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये थी आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।